नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऑल इज वेल, ग्रीन सिग्नल मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीखें अनाउंस कर दी और इन तारीखों में पता चलेगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का दांव जो चला गया है झारखंड के लिए और महाराष्ट्र के लिए, वह कितना कारगर साबित होगा। 2 चरण में झारखंड में चुनाव हैं। पिछली बार 5 चरण में चुनाव थे, लेकिन इस बार 13 नवंबर और 20 नवंबर, और महाराष्ट्र में सिर्फ 1 चरण में चुनाव है 20 नवंबर को। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किस दिशा में गया है, किसका दांव कितना चला है। और देखिए, इसके लिए जो पूरी तैयारियां हैं वह अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए यह बताने की जरूरत समझी कि उसने कितनी निष्पक्षता से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव करवाया। वाकई चुनाव आयोग, हम आपके सारे दावों को मानते हैं, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से आपने हरी झंडी दी रेपिस्ट और मर्डरर राम रहीम को बाहर आने के लिए। वह पैरोल पर बाहर आया। इस तरह की अनगिनत मिसालें हैं। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की कहानी कुछ अलग है। खास तौर से महाराष्ट्र में जिस तरह से दांव पर लगा हुआ है और जिस तरह से चुनावी बिसात बिछाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और वहां पर जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसने, वह वाकई बहुत कमाल की है। इसके 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला, बाबा सिद्दीकी, जो कद्दावर नेता रहे हैं, 3 बार के विधायक, और उनका बोलबाला बॉलीवुड में रहा है। जिस तरह से उनकी हत्या ठीक चुनावी घोषणा से पहले दशहरे के दिन होती है और फिर जिन बाहर आता है, पता चलता है यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराया है। और यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरह से प्रोटेक्शन में साबरमती जेल में है, वही गुजरात में, और जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरा नियम बना दिया है कि 1 साल तक यह शख्स कहीं भी और नहीं ले जाया जा सकेगा। यानी बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है उसका सीधा असर इन चुनावों पर पड़ेगा, पड़ना चाहिए भी, इसीलिए हत्या की गई है। और दूसरा बड़ा दांव, अडानी जी को 125 एकड़ जमीन ठीक चुनावी घोषणा से 1 दिन पहले दी गई है। और इस तरह से धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर नाराजगी है वोटरों में, उसे मैनेज करने का काम किया गया है। और तमाम खबरें छपी हुई हैं कि किस तरह से यह एक गेम चेंजर हो सकता है, एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है एकनाथ शिंदे जी का। और झारखंड की 81 सीटों पर जिस तरह से तैयारियां हैं वह तो कमाल की हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान से देखिए यह खबर, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा, जो हैं तो असम के मुख्यमंत्री, लेकिन इस समय डी फैक्टो मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाजपा की तरफ से झारखंड के। हर समय वो वहां मौजूद रहते हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा पूरी तरह से तैयार है इस बार बड़े गठबंधन के साथ मैदान में उतरने के लिए। और यहां पर सबसे अहम जो उसका पार्टनर बन रहा है वह है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी। इसके साथ मिलकर जो गठबंधन तैयार किया गया है वह कितना असरदार होगा और उसकी रीच कहां तक होगी, यह वाकई बहुत निर्णायक होगा झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स में। क्योंकि इस पार्टी के साथ पिछली बार तकरीबन 16 सीटों पर सीधी टक्कर थी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2019 में झारखंड में बहुमत से पीछे रह गई थी। बाकी गठबंधन की पार्टियां तो उनकी हैं ही। और ना भूलिए, चंपई सोरेन को भी जिस तरह से हेमंत सोरेन की पार्टी से अलग किया और फिर भारतीय जनता पार्टी मर लेकर आए, और पूरी खामोशी से उनके ऊपर, उनके साथ काम हो रहा है। आदिवासी बहुल इलाकों में वह
भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर एक एज देता है, क्योंकि पिछले चुनाव जो 2019 को हुए थे उसमें देखिए यह जो ग्राफ है, 30 सीटें अगर हेमंत सोरेन के जेएमएम को मिली थी तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थीं। और तब से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नफरत का कोहराम मचाया है झारखंड में, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, उससे अधिकांश झारखंड में रहने वाले वोटरों को ऐसा लगने लग गया है कि झारखंड उठकर असम या मणिपुर बन गया है, यानी उसकी सीमा सीधे सीधे बांग्लादेश से मिल रही है, जबकि नक्शा बताता है कि झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रचार चला है यहां पर, उसने एक बड़े पैमाने पर नफरत का बीज बोया है झारखंड की आदिवासी जमीन पर, और साथ ही साथ आदिवासियों को भी बांटने का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में खूब खेला है और आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगा। 13 और 20 नवंबर 2 तारीखों में झारखंड में मतदान होना है। और जहां तक महाराष्ट्र की 288 सीटों का सवाल है, इसमें जो पॉलिटिक्स है, इसमें जो घमासान है, वह इतना दिलचस्प है। और 2019 से लेकर 2024 के बीच महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इतना जबरदस्त सफर कर चुकी है कि इसके बारे में ठीक ठीक कयास लगाना इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा। शायद इसीलिए इतनी देर लगी महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होने में, क्योंकि देखिए यहां की 2 जो क्षेत्रीय कद्दावर पार्टियां रही हैं, शिवसेना और एनसीपी, इन दोनों में जिस तरह से फाड़ करवाया और दोनों के ही सेक्शंस को लेकर सरकार बनवाई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट को, जिनको शपथ भी दिला दी गई थी, देवेंद्र फडणवीस को, उनको उप मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। ये सारे जो दांव चले गए हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वह कितने असर करेंगे, किस दिशा में इस समय मतदाताओं को ले जाएंगे, यह एक बहुत अहम सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में महाराष्ट्र में विजयी होती है तो तकरीबन तय माना जाना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति से क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा शुरू हो जाएगा। डेड हो जाएंगी यह पार्टियां, जिस तरह से हरियाणा की कद्दावर क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गईं। यहां पर शरद पवार जो एनसीपी के कद्दावर नेता हैं और उद्धव ठाकरे, साथ में राहुल गांधी, इन सब का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है, क्योंकि हरियाणा के बाद अगर इंडिया गठबंधन यहां हारता है तब उसके लिए खोने को बहुत कुछ होगा, पाने के लिए तकरीबन नहीं। लिहाजा यह चुनावी समर बहुत दिलचस्प है और इसमें झारखंड से कल्पना सोरेन का जो उभरता हुआ चेहरा है और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, हेमंत सोरेन के साथ साथ आदिवासी अस्मिता का स्वर जिस तरह से बढ़ा है, शायद वह इंडिया गठबंधन के लिए एक आशा का संकेत दे सकता है। फिलहाल ऑल इज वेल, बीजेपी तैयार थी चुनाव के लिए, लिहाजा चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। अब तारीखें हमारे सामने हैं और घमासान शुरू हो गया है। शुक्रिया।